हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपरलेस नॉलेज। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने उन प्रश्नों पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो किन टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, साइंस, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं आज के प्रश्नों की हम। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया। चार ऑप्शन दिया गया है: सिक्किम, मिजोरम, असम और नागालैंड। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम ने अभी हाल ही में खेलों को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। इस खेल में प्रमुख खेल वहाँ का जो फुटबॉल को इसने जो है रखा है। और मिजोरम में फुटबॉल खिलाड़ियों का एक पूल है जो कि भारत के प्रमुख क्लबों के लिए खेलते हैं, इसलिए जो है इसने फुटबॉल को वहाँ के लिए रखा है। ठीक, अब इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि सरकार द्वारा खेल उद्योगों में निवेश को आकर्षित करने के लिए इसको औद्योगिक दर्जा प्रदान किया गया। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि मिज़ोरम राज्य से जो खिलाड़ी खेलते हैं उनकी जो संख्या होती है वो मिज़ोरम के लिए 150 खिलाड़ी खेलते हैं जो कि फ़ुटबॉल गेम के लिए ही खेलते हैं। और वो इंडियन सुपर लीग में खेलते हैं क्योंकि भारत में फुटबॉल लीग वो शीर्ष लीग माना जाता है फुटबॉल के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि इसकी स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किसने की। स्थापना का मतलब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया है और किसके द्वारा किया गया है। तो इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2013 में लॉन्च किया गया था। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, स्टार स्पोर्ट और रिलायंस ने इसको मिलकर लॉन्च किया था। अब मिज़ोरम की यहाँ पे बात आती है तो मिज़ोरम के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मिज़ोरम की राजधानी आइजोल। यह 8 जिलों का एक छोटा सा राज्य है। यहाँ के सीएम जोरामथंगा हैं। गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और इसकी गठन जो हुई थी, इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 में हुई थी। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम आपको दो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहे हैं। पहला है फांगपुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह 50 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। और दूसरा है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो कि 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 100 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। यहाँ की साक्षरता 91.3% है और यहाँ की प्रमुख खेती झूम खेती है। झूम खेती के बारे में हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है। आप इसके बारे में देखना चाहें तो पिछले वीडियो में हमारे जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस संस्था द्वारा बर्फ से उच्च ऊर्जा कणों का पता लगाया गया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है: ANTIA, ISRO, CNES, NARSS। तो ये चार ऑप्शंस जो दिए गए हैं ये विभिन्न देशों की स्पेस कंपनियों का नाम है। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, ANTIA। तो ANTIA ये नासा की एक नासा की जो है एक प्रयोगशाला है। इसमें जो है इसका जो पता लगाया है, उच्च ऊर्जा कणों का जो पता लगाया है वो नासा ने पता लगाया है। और ANTIA का मतलब है, यहाँ पे इसका पूरा नाम जो है वो अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिया एंटीना है। यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। अब ANTIA के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो है हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो है जो कि रेडियो पल्सेस का पता लगाती है। यह नासा की पहली न्यूट्रिनो प्रयोगशाला है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ANTIA ये नासा की एक प्रयोगशाला है, लेकिन ये आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि ये पहली प्रयोगशाला है। अब ANTIA ने अब तक 4 प्रमुख ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाया है। आकाश से आने वाली ब्रह्मांडीय किरणें बर्फ से परावर्तित होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे कि अभी हमने बताया कि बर्फ से ये परावर्तित होती हैं, तो उसी कारण जो है बर्फ से उच्च ऊर्जा कणों का ये पता भी लगाया है। तो इसको आप कह सकते हैं ANTIA यहाँ पे सही तो है, बट इसको जो पता लगाया है वो नासा ने पता लगाया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 के चलते किस संस्था ने नया टीका विकसित करने के लिए ह्यूमन चैलेंज ट्रायल को अपनाया। तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है WHO ने, दूसरा है एम्स ने, तीसरा है केवल ए मतलब केवल WHO ने, और चौथा है A और B दोनों ने। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब आपको हम बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था। तो इस परीक्षण में वॉलेंटियर्स को कोविड-19 वायरस के साथ संक्रमित किया जाता है
और यह टीका विकास की जो प्रक्रिया होती है उसको गति देने के लिए इसको लगाया जाता है। ठीक, अब इससे लाभ हम बता दें आपको कि इससे लाभ क्या क्या होता है। तो इसका लाभ यह है कि यह परीक्षण को तेज करता है। कई प्रभावकारी टीके अधिक तेजी से उपलब्ध होते हैं। इस परीक्षण के तीसरे चरण में आवश्यक लोगों की संख्या जो होती है वो नियमित लोगों से कम हो जाती है। ठीक, अब टीके का जो विकास होता है उसके जो है उसको कितने चरणों में यहाँ पे दिया गया है, तो इसको जो है हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो टीका लगता है वो 3 चरण में लगाया जाता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप। पहला जो चरण होता है वो लोगों के छोटे समूह टीका प्राप्त करते हैं, जैसे कि कम लोगों के समूह, मतलब जैसे कम लोगों को ये टीका, सबसे पहले जो टीका लगता है वो कम लोगों को लगता है। दूसरा जो टीका लगता है वो उन्हीं को केवल लगाया जाता है जिनको उसकी जो है ज़रूरत होती है, जिसकी विशेषताएं जो होती हैं उन लोगों को वो लगाया जाता है जिनके लिए यह वैक्सीन बनाया जा रहा है। ठीक, और जो तीसरा चरण में जिसको टीका लगता है वो कई लोगों को लगाया जाता है। कई लोगों का मतलब ये है कि जब पहले चरण और दूसरे चरण में यह देख लिया जाता है कि वह सक्सेस है, तभी उसको टीके को कई लोगों में उसको लगाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है, वह कौन सा राज्य है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने अभी जो है हाल ही में वो यह कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य ये है कि कृषि भूमि पर हमेशा जो जानवर के हमले होते थे जिनसे वो खतरा बना रहता था, उसे विशेष रूप से जिसमें हाथियों से सबसे ज़्यादा डर रहता था, इसलिए जो है इस प्रणाली को शुरू किया गया है। ठीक है, राज्य के विभिन्न हिस्सों में पर्यावरण अनुकूल गैर प्रदूषणकारी सौर पैनलों द्वारा संचालित विद्युत बाढ़ लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि जो जंगल से या जो जानवरों से जो डर रहता था उस वजह से विद्युत के उपकरण वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, विद्युत के वायर लगाए जा रहे हैं जिससे कि जानवरों का खतरा वहाँ से टल सके। ठीक, और वो विद्युत का जो तार लगाया जा रहा है वो सौर प्रणाली के आधार पर लगाया जा रहा है, सोलर पैनल के आधार पर लगाया जा रहा है। इस योजना के तहत जो है जो भी सोलर पैनल वहाँ पे लगाए जाएंगे, जो भी किसान लगाएंगे, उनको 50% की सब्सिडी देने की सरकार ने घोषणा भी की है। अब यहाँ पे भी हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो तमिलनाडु में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला है अन्नामलाई, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसे हम अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। और दूसरा है मुदुमलाई, इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी जी हैं और पड़ोसी राज्य इसका जो है वो केरल और कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आपका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। ठीक, अब प्रवासी मजदूर जो हैं वो किस किस क्षेत्र में कार्य करेंगे तो ये भी नोट कर लीजिए। गौशाला निर्माण में, मंदिर सरोवर, मंदिर कार्यशाला, मंदिर उद्यान, अधिकाधिक कार्य जो होगा वो मनरेगा के अंतर्गत ये किया जाएगा। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, ये सारे कार्य जो हैं वो प्रवासी मजदूरों के लिए है। प्रवासी मजदूर जो कि कोविड-19 के तहत जो भी मजदूर थे, जो भी बाहरी मजदूर थे, जो कि अपने राज्य में वापसी किए हैं, उनको फिर से रोज़गार देने के लिए इस सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। अब ये लॉन्च कब की गई तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं, 22 मई को इस योजना को शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ का जो प्रमुख उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी।
बांधवगढ़, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी और सतपुड़ा 1981 में हुई थी। सतपुड़ा और कान्हा यहाँ पे दो प्रमुख उद्यान हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO ने हाल ही में ही अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? चार ऑप्शन दिया गया है, जानवी फूकन, हरजिंदर कौर, कीर्ति मल्होत्रा और उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, जानवी फूकन। जानवी फूकन को अभी इन्होंने वर्तमान में नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में थी, या आप कह सकती हैं कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी दिया गया है हरजिंदर कौर, वो उनका जो जगह लिया है वो जानवी फूकन ने लिया है। तो इसके पहले जो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थी वो हरजिंदर कौर थी। ठीक, FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है, जो कि देश की शीर्ष उद्योग मंडल की महिला विंग है। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है तो ये नोट कर लीजिए कि फिक्की FLO महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है। राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंड में 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों को पेशेवर का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे फिक्की की बात आई तो हम आपको बता दें कि फिक्की मतलब कि FICCI, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। ठीक, फिर से बोल दे रहा हूँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। फिक्की की स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, तारा चेरियन, बिमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु और उपरोक्त कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन्होंने हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम में भाग लिया और नेतृत्व किया है। इनका जन्म 1970 में पंजाब में हुआ था। 30 दिसंबर 2009 को धर्मशक्तु ने 8 महिला स्की कॉमनवेल्थ टीम के हिस्से के रूप में ऐतिहासिक स्की रन बनाया। ठीक, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए 900 किलोमीटर की अंटार्कटिका बर्फ ट्रैक को पार करके इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी, कमलजीत संधू, दुर्वा बनर्जी, आरती शाह। तो जो आपका सही आंसर है वो है कमलजीत संधू। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक, इनका जन्म 1948 में भारत के पंजाब राज्य में हुआ था और इनको जो है भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 1971 में इनको यह सम्मान मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो यहाँ पे आपका चार ऑप्शन दिया गया है, 5 जुलाई 1917, 5 जुलाई 1916, 5 जुलाई 1915 और 5 जुलाई 1914। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका 5 जुलाई 1916। 5 जुलाई 1916 को भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर धोड़ो केशव कारवे ने की थी। ठीक, महिला विश्वविद्यालय का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो SNDT इसके नाम से हम जानते हैं इस कॉलेज को। इसका पूरा नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारकेश है। इसका मुख्य परिसर दक्षिण मुंबई में है और NAC के द्वारा जो है इस विद्यालय को A ग्रेड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोविड-19 के चलते भारत के इस्पात में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, 55% की, 65% की, 45% की और 75% की। तो जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 65% की। ठीक, अब इस गिरावट के बारे में हमें पता कैसे लगा?
तो इस गिरावट के बारे में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट में अपने बताया कि भारत में क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है। ठीक, जो कि अप्रैल 2020 में भारत के इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था। अप्रैल 2019 में यह जो है वैश्विक इस्पात उत्पादन 157.67 मिलियन टन था और अप्रैल 2020 में यह उत्पाद घटकर 137.09 मिलियन टन रह गया। तो इस वजह से जैसे कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, इसको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अप्रैल 2019 में यह जो है 157.67 था। ठीक, और 2020 में यही अप्रैल 2020 में ये घट के जो है 137.09 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घटते क्रम में इसकी जो है इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, ये जो है डाउन ही हुआ है। तो इस तरीके से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसको जो है ये 65% की इसमें गिरावट हुई है। ठीक, अब भारत वर्तमान में अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति जो है 2017 के तहत काम कर रहा है। इस नीति के तहत भारत को 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आज बात करने वाले हैं प्रोटीन संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। जैसा कि अभी तक हम अपने पिछले वीडियोज़ में आपको बता रहे थे, वहाँ पे हम आपसे जो डिस्कस कर रहे थे उन 10 प्रश्नों पर पर्यावरण आधारित क्वेश्चंस थे। आज हम बात करेंगे प्रोटीन और विटामिन्स पे। ठीक, तो चलते हैं हम अपने उन प्रश्नों पर। तो चलते चलते हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एक लाइन में ही आपको जो है मिल जाएंगे। तो इसका आपको अपने मन में ही सोच के इसका उत्तर देना है। तो चलिए हम अब बात करते हैं अपने एक लाइन के प्रश्नों। तो चलिए बात करते हैं उन 10 प्रश्नों का जिनको आपको सोचना है और फटाफट आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है: एथेरोस्क्लेरोसिस, क्वाशरकोर, बावल सिंड्रोम और न्यूरोलैथरिज्म। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर क्या हो सकता है? फटाफट आंसर सोचिए, इसका क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्वाशरकोर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मिला लीजिए अपने आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अंडा, मछली, दूध, गेहूँ। 4 आपका ऑप्शन दिया गया था, इसमें से आपका कौन सा आंसर सही है? किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो आपका इसमें जो आपका आंसर है, जो सही आंसर है, वह है आपका ऑप्शन बी, मछली। मछली में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 9.3 कैलोरी, 7.5 कैलोरी, 4.1 कैलोरी, 10.5 कैलोरी। तो यहाँ पे आपके चारों ऑप्शंस में से आपका आंसर क्या हो सकता है? आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 9.3 कैलोरी। ठीक, अपने आंसर से इसको मिला लीजिए। 9.3 कैलोरी यहाँ पे आपका ये आंसर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, खनिज एवं विटामिन्स के और वसा के। तो यहाँ पे इन चारों में से आपका सही उत्तर कौन सा है? आपका जो सही उत्तर है वो है, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, वसा से। ठीक, वसा जो है ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो वसा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? जिंक की, कॉपर की, पोटेशियम की और नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका कौन सा आंसर सही होगा? आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। प्रोटीन के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन की होती है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? रतौंधी, स्कर्बी, बेरी और रिकेट्स। तो यहाँ पे आपका इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? फटाफट सोचिए। आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्कर्बी। यदि कोई व्यक्ति दूध, अंडे और रोटी पर ही गुजारा करे तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है थायमीन, टोफोफिराल, नेफ्सोक्विनोन, फोलिक अम्ल। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो सकता है? जो आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, नेफ्सोक्विनोन। ठीक, नेफ्सोक्विनोन रक्त का थक्का जमने के लिए अति आवश्यक विटामिन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? सह एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, पाचक के पदार्थों के रूप में और एंजाइम्स के रूप में। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है, आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सह एंजाइम्स के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, 15, 4, 22 और 10। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 10। मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 10 होती है। ठीक, वैसे तो ये 20 होती है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। तो आपका यहाँ पे इसेंशियल के बारे में पूछा गया है, अनिवार्य अम्लों के बारे में पूछा गया है, तो वो 10 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यम वसा बनती है। यहाँ पे आपका रॉन्गली ये बनती को बनाती लिख उठा है, तो ये आप सही कर लीजिएगा। मध्यम वसा बनती है ग्लाइकोजन से, ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से, ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से, 2 कार्बनिक यौगिकों से। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो सकता है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वह है ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्लों से। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। क्योंकि आपको हमारा यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अधिक जानकारी हेतु हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ की लिंक आप तक लगातार पहुंचती रहे और आप हमारे हर वीडियो को देख सकें। तो कल मिलते हैं इसी टाइम कुछ नया लेके, कुछ खास लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।